होगी, तीसरी होगी संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी जो होगी वो होगी घूमने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में आबाद घूमने की स्वतंत्रता। और जो पांचवी होगी वो होगी निवास करने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में आप कहीं भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं। उसके अलावा 6 होगा, एक 6 जो होगा व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इसमें एक स्वतंत्रता और थी, वो संपत्ति की स्वतंत्रता थी, संपत्ति की स्वतंत्रता, पर उसे समाप्त कर दिया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के तहत समाप्त कर दिया गया। अब इसे विधिक स्वतंत्रता रखा गया, विधिक अधिकार, आर्टिकल 301 के तहत विधिक अधिकार, मौलिक अधिकार से संपत्ति की स्वतंत्रता मुझे अब 301 के तहत विधिक अधिकार में रखा गया है। चलो अगला देखते हैं। अनुच्छेद 20(2) से सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20(2) सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 3 है, 20(1), 20(2) और 20(3). 20(1), 20(2), 20(3). 20(1) कहता है कि भविष्य की विधि से संरक्षण, मतलब आज किसी ने कोई क्राइम किया, आज किसी ने कोई कर्म किया है या कृत्य किया है और आज वो क्राइम नहीं है, भविष्य में उसे क्राइम घोषित जब किया जाता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि भूतकाल में आपने ऐसा किया था, आज वो क्राइम की विधि के अंतर्गत है तो आपको पनिश किया जाएगा, मतलब भविष्य की विधि के आधार पर पनिश नहीं किया जाएगा, या अतीत विधि से। दूसरा है 22 दोहरे दंड से निषेध, किसी एक व्यक्ति को किसी एक कृत्य के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, किसी एक व्यक्ति को किसी एक कृत्य के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। 20(3) है आत्म अभिशंसन से छूट, आत्म अभिशंसन से छूट, मतलब स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ध्यान देना है कि ये मौलिक अधिकारों की बात चल रही है। 12 से 35 मौलिक अधिकारों की बात है, ठीक है। अगला आर्टिकल है 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21(1) है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 है कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ परिस्थितियों में गिरफ्तारी से संरक्षण, अर्थात आप किसी को गिरफ्तार पुलिस किसी को कर रही है तो गिरफ्तारी का कारण बताएगी, वकील से परामर्श करने का अवसर देगी और 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार करने से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी। इसमें जो 24 घंटे होते हैं इसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, यात्रा का समय शामिल नहीं होता है। 24 घंटे में कहीं आ रहे हो, बहुत दूर हैं आप, 4-6 घंटे अगर खराब हो रहे हैं तो वो लैप्स कर दिया जाएगा, या 24 घंटे में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 23 है मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी से निषेध, मानव का व्यापार नहीं करोगे, बंधुआ मजदूरी नहीं करोगे। बंधुआ मजदूरी होता है कि घर में कोई रखा होता है, केवल भोजन दिया जाता है और काम कराया जाता है, उसे बंधुआ मजदूरी कहते हैं। मानव का व्यापार मतलब मानव का पशुओं की तरह व्यापार नहीं करोगे। खुले शब्दों में कहा जाए तो ये होगा दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। चलो अगला देखते हैं। अनुच्छेद 24 है, अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल श्रम का निषेध। कारखाने कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हजार्डस प्रोडक्ट बनते हैं, विषाक्त प्रोडक्ट बनते हैं, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखानों में बाल श्रम का निषेध इसमें बताया गया। अनुच्छेद 25 धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अंतःकरण की स्वतंत्रता। इमाम स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पर स्वेच्छा से, लालच या दबाव से नहीं, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को आत्मसात कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित एवं प्रबंधन करने का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों का शैक्षणिक संस्थान स्थापित और उसके प्रबंधन करने का अधिकार। इसका उदाहरण हो सकता है जैसे आपका मदरसा, जैसे मदरसा, ठीक है। ओके अगला देखते हैं। अनुच्छेद 32 रिट द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उपाय, मौलिक अधिकारों को लागू कराने का उपाय, इसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, इसी को बोलते हैं संवैधानिक उपचार। बी आर अम्बेडकर साहब ने इसी को बोला है संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 बी आर अम्बेडकर। उसके बाद अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था का प्रोत्साहन, राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था का प्रोत्साहन, राज्य ऐसी नीति बनाएगा जिससे सामाजिक व्यवस्था का प्रोत्साहन, सामाजिक व्यवस्था का उन्नयन हो। ध्यान देने की बात है, ये किसका भाग है? डीपीएसपी का, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं? डीपीएसपी क्या होते हैं कि वाद योग्य नहीं होते हैं, इन्हें आप जबरदस्ती नहीं लागू करा सकते हो, ये एक निर्देश हैं, राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, राज्य ऐसा करने का प्रयास करेगा, संविधान द्वारा राज्य को ऐसे निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अभी अभी एक पहाड़ी राज्य द्वारा इसे लागू किया गया है, उत्तराखंड। और आजादी से पहले से कहां पर लागू है? आजादी से पहले से भी एक राज्य में लागू है, कौन है वो? गोवा। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यवस्था में से आत्मसात कर रखा था आजादी के बाद, या पुर्तगालियों से गोवा के लेने के बाद उस व्यवस्था को हमने कंटिन्यू कर रखा। चलो अगला देखते हैं। अनुच्छेद 45
6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल का प्रबंध। 6 वर्ष से कम, ध्यान रखना, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा और देखभाल का प्रबंध। उसके बाद अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति और कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 50 क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, अलग अलग, मतलब आप अलग काम करो, आप अलग काम करो, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करो, विवाद की स्थिति से बचो। ओके। अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन, फिर बता रहे हैं। डीपीएसपी कहां से है? डीपीएसपी 36 से 51 और आर्टिकल 51 यहीं से। डीपीएसपी क्या है? वाद योग्य नहीं है, जबरदस्ती इन्हें नहीं लागू कराया जा सकता, या इनके लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ये राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि आप ऐसा ऐसा करने का प्रयास करें, ये राज्य के भलाई के लिए हैं, ठीक है। तो राज्य ऐसी विधि बनाएगा जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले। राज्य द्वारा ऐसी विधियों का मूल्यांकन किया जाएगा, ऐसी विधियां निर्माण की जाएंगी जिससे आम लोगों में ऐसी भावना आए कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। 51A मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ध्यान रखना, 1976 किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने थे जब जोड़े गए थे? तो 10 थे। जब जोड़े गए थे 10 थे। बाद में एक और जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के माता पिता व पालकों को उनके शिक्षा के प्रबंध का प्रयास करना चाहिए। यह है 11वां मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 72 क्षमादान। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। तो क्या है? राष्ट्रपति की दया याचिका, क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए। अनुच्छेद 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद किससे बनी होती है? मंत्रियों से, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री। और ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता देते हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। ये क्या होता है? ये एक ऐसा अधिकारी होता है, ये ऐसा प्राधिकारी होता है जो भारत सरकार का विधिक अधिकारी होता है, विधि से संबंधित उन्हें जानकारियां सुनिश्चित कराता है। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति को सूचना देने के कर्तव्य। अनुच्छेद 78 में क्या बताया गया कि प्रधानमंत्री महोदय जो है राष्ट्रपति को अवगत कराते रहेंगे कि मंत्रिपरिषद द्वारा ये निर्णय लिए जा रहे हैं या इन कार्यों का संपादन किया जा रहा है। अनुच्छेद 79 बहुत चर्चित है, संसद। 79 संसद। ओके, चलो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। परिसीमन कितना है? 82 में। 82 में परिसीमन क्या होता है? डिलिमिटेशन क्या होता है कि हमारी आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों का पुनः वितरण करेंगे या लोकसभा की सीटों को पुनः बढ़ाएंगे जनसंख्या के आधार पर, क्योंकि लोकसभा जो है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और लोग कहां निवास करते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो सीटों का वितरण कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर। ओके। 108 ज्वाइंट सेशन, महत्वपूर्ण आर्टिकल 108 ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। ज्वाइंट सेशन किसमें है? 108 में। कब होता है ज्वाइंट सेशन? कब होती है ज्वाइंट सेशन की स्थिति? यदि किसी विधेयक पर लंबे काल तक, कितने? 6 माह तक कोई गतिरोध की स्थिति हो, मतलब लोकसभा ने पास करके दे दिया राज्यसभा को, तो राज्यसभा ने उसे 6 माह तक अपने पास रखा, पास नहीं किया, या राज्यसभा ने पास करके दे दिया लोकसभा को। हालांकि लोकसभा के लिए ही ऐसा होता है, मान लो लोकसभा ने कोई विधेयक पास करके दे दिया, राज्यसभा 6 माह तक उसे अपने पास रखती है, पास नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट सेशन लाया जाता है। ज्वाइंट सेशन में शक्तियां जो होती हैं लोकसभा की तरफ झुकी होती हैं, अर्थात ज्वाइंट सेशन जो होता है लोकसभा की भांति लगभग काम करता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा? उपाध्यक्ष। कहां के? लोकसभा के। यदि ये भी नहीं है तो कौन अध्यक्षता करेगा? राज्यसभा के उपसभापति। सभापति नहीं, सभापति ध्यान देना है कि सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति संसद के भाग नहीं होते, संसद के सदस्य नहीं होते, तो अध्यक्षता वो नहीं करेंगे, ये लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे लोकसभा के। यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। अब कह दो ये भी नहीं है तो पहले व्यवस्थाएं करेंगे, ये लोग आए अपने पद पे वापस आए, फिर काम करते हैं, ठीक है। ओके, चलो अगला देखें क्वेश्चन। चलो 108, इसके बाद 110 धन विधेयक। 110 धन विधेयक सुनते रहिए, एग्जाम में याद आएगा। 110 धन विधेयक। 110 क्या है? धन विधेयक। 110 धन विधेयक के बारे में ये कहें कि धन विधेयक कौन घोषित करेगा कि धन विधेयक है कि नहीं? केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ने कहा धन विधेयक है तो है, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा धन विधेयक नहीं है तो नहीं। ये ऐसा कोई मानक नहीं है कि इसमें धन के बारे में बात की गई, रुपए पैसे के बारे में बात की गई तो धन विधेयक होगा, ऐसा कोई मानक नहीं है। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने कहा धन विधेयक है तो है, अल्टीमेट पावर लोकसभा अध्यक्ष के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण किसमें है? 112 में। किसमें है? 112 में। ओके, अगला अनुच्छेद 1, 2, 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति क्या होता है? जब कोई सत्र, संसद का कोई सत्र अपने
कंटिन्यू फॉर्म में नहीं होता है, यह सत्रावसान की स्थिति में होता है। और ऐसी स्थिति में किसी राष्ट्रीय हित में एकाएक विधि बनाना परमावश्यक हो जाता है, महत्वपूर्ण विधि बनाना बहुत जरूरी होता है। तो संसद के सत्र नहीं बुलाते, उस समय क्या करते हैं, राष्ट्रपति को ऐसा पावर दिया गया है कि वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से विधि बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं। इस अध्यादेश का जीवन काल पूछा जाता है क्वेश्चन, इस अध्यादेश का जीवन काल क्या होता है, याद रखना 6 सप्ताह, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यादेश का जीवन काल, जीवन काल, अध्यादेश का जीवन काल जो होता है 6 माह प्लस 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, 6 सप्ताह। कैसे और बताते हैं, कैसे, देखो ध्यान दो, किन्हीं दो संसद के किन्हीं दो अधिवेशनों के बाद के बीच कितना अंतर होना चाहिए, मैक्सिमम 6 माह। संसद के किन्हीं दो सत्रों के बीच जो गैप होगा मैक्सिमम 6 माह, 6 माह। मान लीजिए आज संसद भंग हो गई, हमने ऑर्डिनेंस ला दिया गया या फिर ऑर्डिनेंस आया, अगले संसद सत्र के लिए मैक्सिमम गैप कितना होगा, 6 माह, 6 माह। अगले संसद सत्र के लिए गैप जो होगा वो कितना होगा, 6 माह। आज संसद भंग हुई, कोई महत्व आवश्यक विषय आया जिसपे राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश लाया गया, तो अगले संसद सत्र कितना आएगा, 6 माह के अंदर, 6 माह। मान लीजिए मैक्सिमम टाइम 6 माह लग गया, मैक्सिमम टाइम 6 माह लग गया, तो अब क्या होगा, 6 माह बाद संसद सत्र फिर से बुलाए जाएंगे। संसद सत्र आया, ठीक है, सदन में कार्यवाही चालू हुई, सदन की कार्यवाही चालू होने से या पहली बैठक से 6 सप्ताह के भीतर, 6 सप्ताह के भीतर इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, इसका अनुमोदन करना आवश्यक है, अन्यथा यह विधि, यह ऑर्डिनेंस शून्य हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो जीवन काल कितना हुआ, 6 माह 6 सप्ताह। मैक्सिमम कितने दिनों तक ऑर्डिनेंस जीवित रह सकता है, तो वो 6 माह 6 सप्ताह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 124, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, 124 सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। 127 तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस क्या होता है, एडहॉक जजेस क्या होते हैं कि जब हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के लिए तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था नहीं की जाती, केवल और केवल हाई कोर्ट में, केवल और केवल हाई कोर्ट में, ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था लागू नहीं की जाती, केवल और केवल हाई कोर्ट में वर्कलोड ज्यादा होता है, न्यायाधीश कम होते हैं, तो तदर्थ न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट वहां की जाती है, तदर्थ न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट वहां की जाती है वर्कलोड को कम करने के लिए। चलो अगला देखते हैं, केवल और केवल हाई कोर्ट, कहां पर, हाई कोर्ट, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अप्लाई होती है। 143 राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति जब किसी विषय पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श ले सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब किसी विषय पर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की परामर्श की शक्ति, परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या काम होता है कि सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग, सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करता है। अनुच्छेद 49 CAGI होगा यहाँ पे, CAGI के कर्तव्य और शक्तियां, इसके कार्य और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में है। 155 क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। ऐसे ही सुनते जाइए, बिल्कुल आपको एग्जाम याद आएगा और आपके क्वेश्चन बनेंगे निश्चित रूप से। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 161 161 क्षमादान, लेकिन किसका, राज्यपाल का। और राष्ट्रपति का कितना था, 72, याद करिए, राष्ट्रपति का कितना था, 72, राज्यपाल का कितना है, 161। ध्यान देने की बात यह है कि राज्यपाल जो है मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकते, और जो न्यायालय होते हैं, कौन से, जो सैन्य न्यायालय होते हैं, उनके द्वारा यदि कोई पनिशमेंट दिया गया है तो उसमें भी राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वहीं राष्ट्रपति कोई भी हो, सैन्य न्यायालय हो, सिविल न्यायालय हो, कोई भी न्यायालय हो, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी हो, सब में क्षमादान की शक्ति रखता है, सुप्रीम अल्टीमेट पावर रखता है कौन, राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अधीन, 72 के अधीन। वहीं राज्यपाल किसमें, 61 में, 61 में क्षमादान। 163 राज्य की मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद, अर्थात राज्य में एक मंत्रिपरिषद बनाई जाएगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे, जो जिनका कार्य क्या होगा कि गवर्नर को उसके कार्यों में सपोर्ट करेंगे, गवर्नर को उसके कार्यों में सपोर्ट करेंगे। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता, सेंटर में जो काम 76 के द्वारा किया जाता है वही काम जो है राज्यों में 165 के द्वारा महाधिवक्ता के द्वारा किया जाता है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, स्टेट ध्यान रखना, स्टेट 165 वही सेंटर में होंगे तो क्या होंगे, 76 के अधीन, 76 के अधीन, 76 के अधीन। ये जो है राज्य को विधिक मामलों में परामर्श देते हैं, विधिक मामलों में परामर्श देते हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य जैसे था 78 में राष्ट्रपति के कर्तव्य, वैसे राज्य में है 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, अर्थात मुख्यमंत्री महोदय गवर्नर को इन तथ्यों से अवगत कराएंगे कि मंत्रिपरिषद द्वारा इन कार्यों का इन क्षणों में संपादन किया जा रहा है, अर्थात आप विधानमंडल के कार्यों से अवगत रहें। चलो 168 हो गया राज्य के विधानमंडल का गठन, 168 में है राज्य के विधानमंडलों का गठन, विधानमंडल ध्यान रखना, विधानमंडलों का गठन। उसके बाद 169 में विधान परिषद, विधान परिषद, विधानमंडल किनसे मिलकर बना होता है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात है 169 में, विधान परिषद का उन्मूलन या स्थापन या सृजन, उन्मूलन या सृजन, उन्मूलन या सृजन। इसका सृजन कैसे होता है, डायरेक्ट राज्य नहीं कर सकते हैं, इसके लिए वो अपने यहाँ प्रस्ताव पास करते हैं, वो प्रस्ताव पास करके संसद में भेजते हैं, संसद प्रस्ताव पास करके उस राज्य में विधानसभा की स्थापना कर सकती है, विधानसभा की स्थापना कर सकती है। विधान परिषद कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, 6 राज्यों में। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में, कौन कौन से, यूपी प्लस बिहार
यूपी बिहार और मध्य, ये उत्तर भारत के राज्य हो गए। कहीं मध्य भारत की बात करें, मध्य भारत में तो कौन होगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और कौन होगा? तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना। और तेलंगाना किससे टूट के अलग हुआ है? बोलो, आंध्रा से, आंध्रा से, आंध्रा से, बिल्कुल, आंध्रा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उसके दक्षिण भारत में कौन होगा? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक। हो गए ना 6? नोट करो, 1 2 3 4 5 6। कर्नाटक, कर्नाटक, यूपी बिहार तेलंगाना आंध्रा महाराष्ट्र कर्नाटक, यूपी बिहार तेलंगाना आंध्रा महाराष्ट्र कर्नाटक, 6 राज्यों में विधान परिषद, परिषद, विधान परिषद की बात हो रही, विधान परिषद है। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 170 विधानसभा, 170 विधानसभा, 170 विधानसभा, एक जैसा साउंड भी करता है, विधानसभा और 70, विधानसभा और 70 तो 170। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है 171, 171 राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। जो विधान परिषदें बनाई गई हैं 169 के आधार पर, उनकी संरचना, उनमें सदस्य किस आधार पर अपॉइंटमेंट किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, उसका आधार, उसके तरीके, वो किसमें है? 171 में विधान परिषद, ध्यान देना, विधान परिषद। और 170 में विधानसभा है। 172 राज्य विधानमंडल की अवधि, राज्य विधानमंडल की अवधि, विधानमंडल में कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद दोनों की अवधि आ जाएगी। यदि वहां विधान परिषद है तो, नहीं है तो केवल विधानसभा। उसके बाद 178 में है, 178 में क्या है? विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। 200 राज्य द्वारा या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति, राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर स्वीकृति किसमें है? 200 में, 200 में किसमें है? 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों की स्वीकृति किसमें है? 200 में, 200 में, 200 में। इसी पावर्स को लेकर अभी दक्षिण भारत के एक राज्य में निकट भविष्य में विवाद हुआ था, आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक आर्टिकल है 201, एक आर्टिकल है 201, इसके द्वारा क्या करते हैं? राज्यपाल विधेयक पर स्वीकृति देने का मतलब, जब कोई विधेयक बनता है तो पहले विधानसभा में गया मान लीजिए, देन विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद में, उसके बाद राज्यपाल के पास आया, राज्यपाल ने जब उस पर साइन करके स्वीकृति दी तब वो नियम कानून बना, तब वो विधि बनी। अगर राज्यपाल ने उसे अपने पास रख लिया तो फिर चीजें वहीं से अटक जाएंगी, या फिर उस पर स्वीकृति या अमेंडमेंट करने के लिए कुछ बोल सकते हैं। 201 के अधीन वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के लिए उस विधेयक को संरक्षित कर सकते हैं कि ये हम राष्ट्रपति के विचारार्थ रखेंगे, राष्ट्रपति महोदय को भेजेंगे। उसके लिए आर्टिकल कौन होगा? 201, 201। 202 राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कि केंद्र में कितने में है? 112 में, वही राज्य में किसमें है? 202 में, 202 में, वही राज्य में किसमें है? 202 में, 202 में। ओके। 210 राज्य का विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा, राज्य के विधानमंडल में प्रयुक्त भाषा। 210 भाषा, 210 भाषा, 210। 212 क्या है? न्यायालय राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। 202 में क्या है कि न्यायालय राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए प्रावधान किया गया है कि यदि बात बात पे न्यायालय जो है राज्य के विधानमंडल में हस्तक्षेप करेगा तो विधायन करने में प्रॉब्लम होगी। और पहले भी कहा गया 51 में केंद्र में कि राज्यसभा से न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, उसी को यहाँ पर अप्लाई किया गया है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। राज्य के बारे में बात करेंगे तो 212, राज्य के बारे में बात करेंगे 212, वही सेंटर में बात करेंगे 51, ठीक है। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला है 213, 213 पढ़ चुके हैं आर्टिकल, वही का राज्य में इम्प्लीमेंटेशन है, अंक भी वही है, बस इधर उधर किए गए हैं। हमने एक आर्टिकल पढ़ा 223 ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, उसी के अंक इधर उधर करो। 213 वो केंद्र में ऑर्डिनेंस था, वो राष्ट्रपति का अध्यादेश था, तो ये किसका होगा? राज्यपाल का अध्यादेश होगा। किसना? 213, दो आगे लेके चले आओ। 213 केंद्र में कितना था? 123 राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ कौन थे? राष्ट्रपति, तो यहाँ कौन होंगे? राज्यपाल, राज्यपाल का अध्यादेश कितना? 213। वही केंद्र में 123, ठीक है। 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट 124, 214 और 124, अंक इधर उधर करने हैं, अंक इधर उधर करने हैं, अंक इधर उधर करने हैं, ठीक है। 124 राज्यों के लिए न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट 224 राज्यों के लिए 124, सुप्रीम कोर्ट 124, सुप्रीम कोर्ट। 217 उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति एवं शर्तें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं शर्तें, वो किसमें है? 217 में, 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और शर्तें
200, 217 और 226। महत्वपूर्ण आर्टिकल 226 बहुत बार पूछा गया है। 226 महत्वपूर्ण आर्टिकल 226, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। रिट जारी कब की जाती है? रिट जारी कब की जाती है? जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उच्च न्यायालय 226 के आधार पर रिट जारी करता है। वहीं हाईकोर्ट किस आर्टिकल में बता के आए हैं? 32। अभी बोला गया है पीछे 32 संवैधानिक उपचार। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा। और 226 में क्या है? उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति। ओके, आगे देखें। 239 ए 239 ए दिल्ली संबंधी विशेष प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। 239 ए दिल्ली संबंधी विशेष प्रावधान। ओके, चलो आगे देखते हैं। 243 बी पंचायतों का गठन। महत्वपूर्ण आर्टिकल 243 बी पंचायतों का गठन। 243 बी पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतें कहां से कहां तक हैं? ग्राम पंचायत कहां से कहां तक है? बोलो, कोई बताएगा? चलो हम बताते हैं। ग्राम पंचायतें जो हैं 243 से 243 ओ तक 243 से 243 ओ तक। यहां देख लो, ग्राम पंचायत 243 से 243 ओ तक, 243 से 243 ओ तक। वहीं नगर पंचायत या नगर पालिका की जब बात करेंगे 243 पी, ओ से खत्म किया, पी से 243 ZZ। इसके बाद कौन सा भाग है? 9, ये 9A 9B कौन सा है? 9B कौन सा है? समितियां। कौन सी समितियां? बोलिए, सहकारी समितियां। इसका आर्टिकल क्या होगा? बोलो, 243 ZZ पे खत्म किया तो ZH, 243 ZT 243 ZT, यहां से आप पकड़ सकते हो। उसके बाद 243C 243C पंचायतों की संरचना। उसके बाद 243G पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व। पंचायतों की शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व 243G पे है, ठीक है। उसके बाद है 243 के महत्वपूर्ण आर्टिकल पूछा भी जा चुका है, पंचायत चुनाव। आप समझ सकते हो 243 के पूछा जा चुका है। ओके, अगले देखते हैं। 249 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 249 संसद की शक्ति। राज्य सूची में राष्ट्रीय हित हेतु कानून बनाना। होता क्या है कि कुछ विषयों पर राज्यसभा को प्राथमिकता दी गई है, जैसे तो उसी के यदि कभी वो ऐसी स्थिति आती है कि राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में संसद को ऐसा या राज्यसभा को ऐसा लगता है कि इस पर विधि बनाना जरूरी है, राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाना जरूरी है, तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। अनुच्छेद 249 के अधीन एक प्रस्ताव पारित करके संसद में यानी लोकसभा में भेज देती है, तो लोकसभा उस विधि पर विधायन कर देती है। उसका आर्टिकल होगा 249। लेकिन राष्ट्रीय हित पे होना चाहिए। राष्ट्रीय हित पर किसी विषय पे, कौन सा विषय? राज्यसभा के किसी सूची पर राष्ट्रीय हित से संबंधित कोई विधि बनानी है तो 249 के अधीन यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पास करके संसद यानी लोकसभा में भेज देगी, संसद तो दोनों के लिए हो जाएगा, लोकसभा में भेज देगी तो लोकसभा उस पर विधायन कर देगी। 262 अंतर्राज्यीय नदी विवादों का न्याय निर्णयन। क्योंकि नदी होती है कई राज्यों से गुजरती है, मान लीजिए ऊपर के राज्य ने कोई डैम बना लिया, नीचे के राज्य ने कहा आपको इतना पानी छोड़ना चाहिए, ऊपर के राज्य ने कहा नहीं इतना नहीं छोड़ पाएंगे, इसमें विवाद की स्थिति होती है, तो उसके लिए बनाया गया अंतर्राज्यीय नदी विवाद न्याय निर्णयन। 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। 265 बिना कानून के कर नहीं लगाया जा सकता। मतलब कर लगाना है तो पहले आपको कानून बनाना पड़ेगा, कर लगाना है तो पहले विधि बनानी पड़ेगी। चलिए 265 में क्या है? बिना कानून के कर नहीं लगाया जा सकता। ओके, 275 कुछ राज्यों को अनुदान, ये स्पेशल पास होते हैं। 275 कुछ राज्यों को अनुदान, जैसे पहाड़ी राज्य होते हैं ना, उन पे विशेष ध्यान देना पड़ता है, पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं विशेष ध्यान देना पड़ता है, तो कुछ राज्य जो हैं 275 के अधीन पर
केंद्र सरकार कुछ राज्यों को अनुदान देती है। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन 280, वित्त आयोग 280। मेरे साथ बोलो आप लोग जल्दी जल्दी, रिकॉल होंगी, रिपीट होंगी, चीजें याद हो जाएंगी। 280 वित्त आयोग, 280 वित्त आयोग। फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि शुद्ध आगम करों को जो केंद्र सरकार टैक्सेस वसूलती है उनका कैसे बंटवारा किया जाए उसका निर्णय, उसके संबंधित प्रस्ताव पेश करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग मतलब शुद्ध आगम करों का केंद्र एवं राज्य में बंटवारा। ओके, 301 ये आर्टिकल पीछे बोल चुके हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, यह संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकारों में था, मौलिक अधिकारों में था। एक अमेंडमेंट, कौन सा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार रख दिया गया। कानून से ही वंचित किया जा सकता है, ये छोड़ो, विधिक संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार रख दिया गया। और किस आर्टिकल में, 300A में विधिक अधिकार। अब संपत्ति का अधिकार कैसा है, विधिक का अधिकार। पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार, ध्यान रखना। 311 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या प्रावधान, निष्कासन के प्रावधान, वो क्या है 311। उसके बाद 312 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल, सब उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हो, भारतीय अखिल भारतीय सेवाएं, सबसे ज्यादा कहना गलत होगा, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा को एक और शक्ति प्राप्त है कि अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने के लिए राज्यसभा को ही पहले विधायन बनाना पड़ेगा। मतलब आज अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS है, IAS है, IPS है, IFS है, IFS है, यहाँ पे बताते हैं IAS, IPS, IFS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट, फॉरेन नहीं, फॉरेस्ट जंगल वाला, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब मान लीजिए सरकार को बनाना है एक IMS, इंडियन मेडिकल सर्विसेज, इंडियन मेडिकल सर्विसेज। तो इससे संबंधित प्रस्ताव पहले कहाँ पास होना जरूरी है, पहले कहाँ पास होना जरूरी है, राज्यसभा में मतलब अखिल भारतीय सेवाएं बनाने में राज्यसभा को प्राथमिकता दी गई है। तो महत्वपूर्ण है कि पहले राज्यसभा ऐसा प्रस्ताव पास करे, देन लोकसभा, देन राष्ट्रपति के साइन, फिर ये इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, मतलब ये सर्विस अस्तित्व में आ जाएगी। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इस नाम से कोई सर्विसेज नहीं है। ओके, चलो अगला देखते हैं। तो ये क्या है 312 अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं 312। 315 लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवाओं का इसी आयोग के द्वारा चुनाव किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चुनाव, सिलेक्शन इसी आयोग के द्वारा किया जाता है। ये संघ और राज्य दोनों के लिए होता है, संघ और राज्य 315 में ही है, इसी में है, सब कैटेगराइज किया गया आगे चल के। 315 में लोक सेवा आयोग। 320 लोक सेवा आयोग के कार्य, लोक सेवा आयोग 315 में हमने आयोग बनाया, अब उसके कार्य डिफाइन कर दिए 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, एक है 323A, 323B अन्य न्यायाधिकरण, अन्य मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण। 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण, वहीं 323B अन्य मामलों से संबंधित न्यायाधिकरण। कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976। ओके, अगला देखते हैं 324 अभी न्यूज में रहा। 324 बहुत चर्चित आर्टिकल है, अभी न्यूज में रहा। इसके आयोग अभी आके आम जनमानस के बीच में मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी बात रखी थी, ठीक है। ओके, 324 में क्या है, इलेक्शन कमीशन कहां से कहां तक है, 324 से 329A तक इलेक्शन कमीशन किसमें है, 324। उसके बाद 330 क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षण, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षण किसमें, 330 चर्चित है, ये भी कई बार आता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 330 में क्या, अनुसूचित जाति जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षण, 335 सेवाओं और पदों पर SC/ST का दावा, सेवाओं और पदों पर ST/ST का दावा वो किस आर्टिकल के अधीन होगा, 335। 352 बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा गया है, अनवरत बार अब तक एग्जाम से पूछा गया है, आप सबने भी बहुत बार सुना होगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल,
राष्ट्रीय आपातकाल कितने माध्यम हैं इसे लगाने के लिए, कितने माध्यम हैं इसे लगाने के लिए, सुन लीजिए, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। पहला होगा युद्ध के आधार पर, दूसरा यदि भारत देश युद्ध में है तब लग सकता है, दूसरा है वाह्य आक्रमण। अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी, भारत पर कोई वाह्य आक्रमण करने की हिम्मत अब नहीं जुटा पाएगा। तो वाह्य आक्रमण की स्थिति में मतलब भारत युद्ध में है, स्वतंत्र, हमने कहीं से युद्ध मतलब हमने कहीं से युद्ध, किसी देश से युद्ध छेड़ दिया, तो उस अवस्था में जो है 352 का प्रयोग करके आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा वाह्य आक्रमण, किसी देश ने हम पर आक्रमण कर दिया, तब हम 352 के आधार पर आपातकाल लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक तीसरा और है, तीसरा है सशस्त्र, ध्यान देना, सशस्त्र विद्रोह, इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कितने आधार, 3, कौन, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ओके, चलो अगला देखते हैं। एक चीज और है, हाँ, इसी अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का मेंशन है। कैबिनेट पूरे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, 352 में है, कैबिनेट शब्द का मेंशन किया गया। क्यों? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति संसद के या कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पे करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित अनुशंसा पर घोषणा करेंगे। आया ना कैबिनेट शब्द, पूरे संविधान में कहीं कैबिनेट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, केवल और केवल 352 में। अगला देखें, चलिए आइए अगला देखते हैं, 356 राष्ट्रपति शासन। किस अवस्था में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। केवल एक आधार, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यपाल को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तब वह राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करते हैं राष्ट्रपति से, राज्यपाल महोदय। इसका आर्टिकल कितना होगा? 356, 356। उसके बाद आता है 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय संकट आने पर इस आपातकाल को इंप्लीमेंट किया जाता है। भारत का सौभाग्य है, हमारा गौरव है कि आज तक कभी भी ऐसी स्थिति भारत में नहीं बनी। 1991 में विषमताएं आई, बहुत ज्यादा आई, हमने टैकल कर लिया उन्हें, अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, जीडीपी लाए, एलपीजी रिफॉर्म किए गए, पर ऐसी स्थिति नहीं आई कि हमें वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। 360 कब लगाया? 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा। राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है, आपातकाल भी लग चुका है। अब 365 संघ के निर्देशों का पालन न करने हेतु प्रभाव, संघ के निर्देशों का पालन न करने पर क्या प्रभाव है उसका मेंशन 365। 368 बहुत चर्चित, बहुत डिमांडेड, बहुत बार पूछा गया है, सरकार भी बहुत बार इसका उपयोग करती है। इवन जब से संविधान आजाद हुआ, जब से देश आजाद हुआ, अनवरत इसका उपयोग संसद द्वारा या सरकार द्वारा किया गया है। तो ये क्या है? संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और प्रक्रिया, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। 368 ध्यान देना है। संविधान संशोधन क्या होता है? संविधान संशोधन के लिए कभी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाते हैं। ज्वाइंट सेशन हमने कहा बताया था? 108 संयुक्त अधिवेशन। संविधान संशोधन के मामले में ज्वाइंट